कोरबा का या ये कहें कि छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि कल ही यानी एक दिन पहले कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गईं। मैं भी वहां गया, वहां लोगों से बातचीत हो रही थी, तो लोग बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे थे कि जिन लोगों ने पाई पाई जोड़ करके ये प्रतिष्ठान तैयार किया, दुकान तैयार की, उसमें माल भर के रखा था, अचानक आग लगी और उनका सब कुछ खाक हो गया। स्वाभाविक है, कष्टकर बात है, संवेदनाएं सबके हृदय में होती हैं, उसका प्रकटीकरण भी होता है। कल इस तरह का दृश्य दिख रहा था, लोगों को लग रहा था कि देखो इनके साथ विधाता ने बड़ा अन्याय किया है। अब मैं दूसरी कहानी की ओर आपको ले चलता हूँ। जिन लोगों ने अपने पुरखों की ज़मीन, जो उनको एक रिवायत के तौर पे, एक परंपरा के तौर पे, एक अधिकार के तौर पे प्राप्त हुई थी, उस ज़मीन को उन्होंने राष्ट्र हित में समर्पित कर दिया। उसमें कोयला खदानें खुली हैं, उसमें पावर प्लांट चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। इस तरह की बातें हम अक्सर सुना करते हैं। तो मैं उस खबर से इस खबर को इसलिए जोड़ा करता हूं कि उनकी तो ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया और धीरे धीरे वापस लौट आएगा उनका व्यापार। आज कष्ट है, कल उस कष्ट का निवारण होगा। लेकिन जिन लोगों की ज़मीन चली गई, उनको दोबारा ज़मीन मिलने वाली नहीं है, उसके साथ उनका भावनात्मक रिश्ता भी होता है। लेकिन वो रिश्ते तो एक दरकिनार करके वो राष्ट्र हित में समर्पित कर देते हैं अपनी ज़मीन को। और जब उनके साथ वो अपने साथ होने वाले अन्याय की मुखालिफत करने के लिए खड़े होते हैं, तो प्रशासन का डंडा उनके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। आज मैं खड़ा हूँ पाली में। कुसमुंडा परियोजना का ये आश्रित ग्राम है और यहाँ लगभग 800 लोग निवास करते हैं। 300 एकड़ से अधिक ज़मीन इनके अधिग्रहित की गई। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे दृश्य, बिल्कुल खदान के मुहाने पे खड़े हैं और ठीक इसके 50 मीटर दूर गांव बसा हुआ है। मैं जहां खड़ा हूं, अगर मैं यहां से 3 फीट और पीछे चला जाता हूं तो सीधे खदान में जाके गिरूंगा। अब आप कल्पना करिए कि यहीं पे बारूद का विस्फोट होता है, बारूद के जरिए कोयले को तोड़ा जाता है, फिर उसका परिवहन शुरू किया जाता है और वो बारूद जब फटता है तो कोयले के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े गांव में जाके गिरते हैं। उससे लोग घायल होते हैं, उनका घर बर्बाद हो रहा है, दीवारों में दरारें आ रही हैं, छत टूट रही है। और ये जब खड़े होते हैं यहाँ मुखालिफत करने के लिए, तो एसईसीएल प्रबंधन की ओर से कोई न कोई आता है, इन्हें सांत्वना देता है, इनको लिखित में देता है कि नहीं, आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा। बावजूद इसके सब कुछ अनवरत जारी रहता है, जैसे पहले हो रहा था फिर वैसे ही चलता रहता है। यानी इनके विरोध का और उनके लिखित में देने का कोई असर नहीं पड़ता। मैं आज उसी गाँव में खड़ा हूँ, हमारे साथ पाली के काफ़ी लोग हैं यहाँ, और इन लोगों की जो गुहार थी वो जब हम लोगों के पास पहुंची तो हमारे एक सीनियर अधिवक्ता हैं और समाज सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, यादव जी, उन्होंने कहा कि हमको एक बार चलना चाहिए। तो आज वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं पाली के गांव के जो प्रमुख लोग हैं जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, मैं उनसे जानना चाहूँ। दिलहरण जी, आप लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं गाँव के लोगों को लेकर के। मुझे पता लगा कि कई बार आपको प्रलोभित भी किया गया, कहा गया कुछ पैसे वैसे ले लो, लेकिन आपने उसको अपने गांव के हित में किनारे कर दिया, उसको दुत्कार दिया। क्या है यहाँ की प्रमुख मांग और कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? सर, ये ग्राम पंचायत है पाली, पाली नाम से, लेकिन यहाँ के लोग इतने पीड़ित हैं। हम लोग, मेरा नाम वैसे दिलहरण सारथी है। मैं लगभग ये 79 में जैसे ओपनिंग हुआ कुसमुंडा, तो नारियल जहाँ टूटा वहाँ भी मैं खड़ा था। उवैस साहब वहाँ का प्रथम जो सब एरिया मैनेजर थे वहाँ भी खड़ा था, और तब से ये देखते आ रहा हूँ। आज ये इतने पीड़ित हैं। हम लोग सोचते थे कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा। सर, आपसे मैं बहुत, सबसे पहले तो आप यहाँ तक आए, इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हृदय से आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए फिर भी हमारे लिए यहाँ तक इस गर्मी में आए हैं। यहाँ हम लोग इतने दुखी हैं। हम लोगों को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो हम छत्तीसगढ़ियों के लिए कुछ भला होगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हमारे लिए तो दुर्भाग्य हो गया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी हमारे लिए 1 इंच चार आने का भी कोई ऐसा चीज़ नहीं आ रहा है। कि कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे? यहाँ से कम 1000, यहाँ से 4-5 गांव एक साथ हैं, लेकिन मेरे गांव से कम 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। और मुआवजा कुछ लोगों को मिला कि नहीं? मुआवजा क्या है सर, यहाँ 2009-10 से ये अपने हिसाब से कोल बेरिंग एक्ट के तहत ये बोलता है कि हम आपका ज़मीन को अधिग्रहण कर लिए हैं,
लेकिन हम लोगों के ये गुमराह कर मतलब पता ही नहीं चला कब ये हमारे गांव को अधिग्रहण किया, कभी गांव में आया नहीं। पंचायत क्षेत्र में भारतीय संविधान के अनुसार मैं जो पढ़ा हूँ, मैं जो जानता हूँ उसके अनुसार 5वीं अनुसूची क्षेत्र है कोरबा जिला। तो कोरबा जिला में 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, तो कोरबा जिला एक पैसा एक्ट का भी यहाँ एक कानून है। मैं मान रहा हूँ वो कोल बेरिंग एक्ट भी एक प्रभावी एक्ट है, लेकिन ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र होने के नाते यहाँ पैसा एक्ट प्रभावी है। तो ये पैसा एक्ट को दरकिनार करके उसका कुछ भी पालन नहीं किया जाता है। ना तो प्रशासन इस बारे में कोई पालन करने का जो मंशा देखती है। कभी भी प्रशासन भी इस गांव में कभी भी आती है तो एसीसीएल के अधिकारियों के साथ ही आती है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो तहसीलदार हो। कभी हम लोगों का मतलब आपकी बात नहीं सुनी जाती, प्रबंधन की बात सुन के चले जाते हैं। प्रबंधन की बात को सुन के ही चले जाते हैं। प्रबंधन का जो जीएम है आज के तारीख में इतने जीएम आए हैं, वो जीएम रात को 10 बजे आती है, किसी महिला के घर में आ जाते हैं और एक टीम बनाकर आते हैं और बोलते हैं कि आप अपना ज़मीन छोड़ दो, अपना मकान छोड़ दो, और मकान छोड़ के आप खदान के उसमें आ गए। ये लोग एक ऐसा लोकल पॉलिसी बनाए हैं अपने हित के लिए कि ये पर व्यक्ति को 2 एकड़ में ही रोजगार दे रहे हैं। जी आएंगे उस पे। आपकी कितनी जमीन गई है? मेरे तो 40 डिसमिल है सर। तो क्या कुछ मिला पैसा वैसा? कुछ नहीं लिया हूँ सर, यही मुआवजा वगैरह कुछ नहीं लिया हूँ। ले ही नहीं रहे हैं? नहीं ले रहा हूँ। हम लोग को रोजगार चाहिए सर सबसे पहले तो। जी अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो मजदूरी कर रहा हूँ सर। यहीं खदान में? यहीं खदान में कर रहा हूँ। जी आपका? जी सर, मेरा नाम बलराम यादव है, मैं ही से हूँ। हम लोग बहुत ही परेशान हैं सर, एसीसीएल के नीति से। बहुत गंदी नीति है। आपकी कितनी जमीन गई? मेरा 40 डिसमिल सर, अभी दिया नहीं हूँ। जी हम लोगों के ही मांगे बस उचित बसाहट, उचित मुआवजा और रोजगार, निश्चित रोजगार, बस हम लोग यही चाहे। लेकिन इतना परिस्थिति आज गंभीर हो गया है कि हमें जीवन यापन करने में बहुत ही कठिनाई हो रहा है। चाहे पानी का स्तर हो, प्रदूषण को देख लीजिए, और लगभग गांव से 15 मीटर की ही दूरी पर एक खदान स्थित है, कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है सर। जी वो तो दिख रहा है। तो मतलब डर लगत हो ही जब खदान में विस्फोट होत हुई था? हाँ सर, डर लगते, घर गिर जाए के डासन पूरा घर क्रैक हो गए। जी हाँ। तो आपके घर के लोग क्या काम करते हैं? गाड़ी खेती बाड़ी की? चलाना। अब कहीं खेती बाड़ी नहीं है, खेती बाड़ी भी खत्म? हाँ, तो कहीं नौकरी करते हैं? नौकरी नहीं करे, खदान में गाड़ी चलाते हैं। हैं। हाँ। मतलब खदान से कुछ न कुछ आय हो रही है। हाँ। नुकसान है तो फायदा भी है। फायदा कहाँ है सर, पूरा घर गिरा तो क्या फायदा, सरकारी नौकरी थोड़ी के फायदा हुई। जी प्राइवेट में कराते हैं। हाँ। जी तुहर कतका जमीन गए? 40 डिसमिल सर। हाँ हाँ। तो कुछ मिले नहीं अभी? कुछ नहीं मिले है अभी। तो कहाँ थे अधिकारी मन? कहाँ आया थे और चल देते देख के और नहीं दे रोजगार का थे। 40 डिसमिल 10 डिसमिल एक एकड़ में देबो का थे। घर उर सब क्रैक हो, डर भी लगते है, बाहर भी निकाल जाते डर के मारे। जी हाँ। तो आप लोग भी लाठी डंडा लेके तो खड़े हो जाते हो कई बार यहाँ आके? तो वाला डंडा मारे हैं सर, अभी तक मारे नहीं है, पर नहीं दिखता तो मारबो। अभी खाली डरा रहे हो, दिखा रहे हो? का डरा रहे हैं, वो खुद डरवा थे हमारा यहाँ आया के। तो लौठी लेके भी तो आप लोग निकलते हो? लौठी लेके हम नहीं निकले हैं अभी। हाँ निकलबो, लेकिन जरूरत पड़ी था। जरूरत पड़ी तो निकलना पड़ी सर। जी नहीं हमार भविष्य थोड़ी, हमारे बाल बच्चे के भविष्य तो देखना है हमारा। जी हमन के तो चल जाही इतना में, हमारे बाल अच्छा। बच्चा कमा खाई पी का करी। बिल्कुल। ये विस्फोट होते तो डर लगता है? हाँ सर, लगते डर बहुत ज्यादा। कोयला आके गिरता है क्या? कोयला पत्थर? हाँ गिरते ना सर। जी हाँ एक मिनट। आप इतना बोलती हो तो आपके घर वाले ट्रक नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे बेचारे घर से बाहर निकल के? डर तो लगते सर बहुत ज्यादा, मगर कुछ मिलते नहीं है, आके चल देते। चलिए ये तो महिलाओं का और इनका कष्ट है। हमारे साथ पीएनएस यादव जी जो इनका कष्ट हरण करने की कोशिश करते हैं, कानूनी सलाह आप इनको देते हैं, क्या बताते हैं आपसे आके लोग? भैया यहाँ जो है अधिग्रहण 9/10 में हुआ है। आज अधिकारी यहाँ आते हैं, वही रेट पैसा जो है उस समय इनको देना था। उस समय अगर पैसा मिलता तो ये लोग अपनी कहीं व्यवस्था कर सकते थे, ज़मीन ले सकते थे, घर द्वार बना सकते थे। उस समय न तो बसाहट दी गई, न आज तक बसाहट दी गई, और उस समय का जो है पैसा आज दे रहे हैं जो अपने पास रखे रह गए हैं। तो आज रेट ज़मीन का कहाँ चला गया है? तो प्रबंधन का यही है कि नहीं वो पुराना है जो पैसा। उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसको कह रहे हैं कि वही पैसा लेना पड़ेगा, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस देते रहते हैं। जी तो आज की तारीख में पैसा लेके कहाँ जाएंगे? जी
इसलिए इनका संघर्ष है कि हम आज के रेट में हमको पैसा दो और नौकरी की सही नीति बनाओ, तब हम सरेंडर करने को तैयार हैं भाई, हम दे देंगे। लेकिन रोज़ आके तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं कि हम ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, और 2 लोगों पर केस किया गया है, 3 लोगों को पार्टी बनाने का और चल रहा है। जबकि गांव वालों ने उनके साथ बहुत ही सहूलियत किया। गांव का जो श्मशान था उसको वो लोग खोद दिए बिना उसके। तो वो अधिकारी लोग जो आए तो गांव वाले उग्र हुए थे उस समय, लेकिन फिर दिलहरन जो है सबको, मतलब गांव वाले मानते हैं उनको, तो सब लोगों को उन्होंने मना किया कि नहीं, अधिकारी हैं, ये लोग क्षमा मांग रहे हैं तो अभी कुछ नहीं करना है। नहीं तो उस दिन के होते तो निपटारा हो गया होता। लेकिन ये लोग सहूलियत में, मानवता में बोले कि नहीं ठीक है, अधिकारी हैं, इनका बेइज्जत करना ठीक नहीं है। तो वैसा चल रहा है। लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आज ये कहाँ जाएंगे लोग। अगर पुराना रेट आप दोगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ मांग है कि तो जो धमकी देते हैं वकील साहब, उनके विरुद्ध भी तो कार्रवाई हो सकती है, कानूनन कोई कानून में प्रावधान तो होगा। हो सकती है, लेकिन अभी ये लोग जो है उस पर नहीं आ रहे हैं कि नहीं ठीक है, सहूलियत से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अंत में तो आना ही पड़ेगा उस पर। हैं, अंत में तो हम अपराध को रोकने के लिए हमारा भी अधिकार है, वैसे सेल्फ डिफेंस में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो वो अगर उस स्थिति में आएगा तो होगा ही होगा, और वैसा ही लग रहा है कि वो लोग जो है मानने वाले नहीं हैं। जी, ये अधिकारी लोग आते हैं तो आप लोगों को धमकाते हैं जी। क्या बोलते हैं? खाली करो नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाँ जी, वही ऐसी बोलते हैं। भाषा रहती हाँ, है ये कि वही प्यार से बोलते हैं नहीं, धमकी दे के चले जाते हैं। हाँ, कि हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से, ऐसा बोल के, और कहीं और आपको दे देते हैं जगह, है ना, और उसका भी बसाड़ तो कोई वो ठिकाना भी नहीं हुआ है। जी। अच्छा, आप लोगों में से किसी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वहाँ क्या? अच्छा, आप दोनों के खिलाफ दर्ज हुआ है, दिलहन आपके और आपके, आप क्या शुभ नाम? बलराम है सर। तो ये जो स्थिति है, इसको कब तक झेलोगे आप लोग? कब, क्षमता कितनी है आप लोगों की झेलने की इसको? अब बहुत दिन से झेल रहे हैं सर, जब तक बर्दाश्त बाहर हो जाएगा फिर अपना भटकंडा अपनाएंगे सर। हम तो कानून का ही सहारा लेंगे सर, किसी तरह का उपद्रव नहीं करेंगे, क्योंकि कानून पर हमें भरोसा है। सर्वोपरि तो हमारे लिए कानून है, भले ACCL प्रबंधन या ACCL उसको दरकिनार कर देते हैं, लेकिन हम लोग गाँव वालों के लिए कानून से बड़ा कोई नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसी किताब है कि उसका पालन सबको करना चाहिए। आपके साथ वकील साहब आप लोगों को सलाह भी देते होंगे, और सही बात, यही बात हम लोग भी कहते हैं। लेकिन कई बार होता है, लोग कहावत है ना पुरानी, कि माँ भी दूध तब तक बच्चे को नहीं पिलाती जब तक उसको नोचता नहीं है। तो आप नोचिए, वो जरूरी है, लेकिन कानून के दायरे में रह के। दिलहरन, यहाँ पे अधिकारियों का जो बर्ताव है, जो सब लोगों ने बताया, और जिस तरह से बारूद का विस्फोट होता है और कोयला टूट के गिरता है, इसको लेकर के जब आप लोग प्रबंधन से चर्चा करते हैं तो वो लोग कुछ आप लोगों को सहूलियत देने की बात करते हैं या सहूलियत देते हैं कि नहीं? ये प्रबंधन का एक घटना बता रहा हूँ सर, 2 फरवरी का घटना है। ये जो पीछे का जो जगह है, ये उसी दिन इनका कम से कम 400-500 होल में एक ब्लास्टिंग हुआ। तो 400-500 होल में ब्लास्टिंग हुआ तो कम से कम यहाँ 10-12 घर के छत में वो वर्षा की तरह पत्थर गिरा। महिलाएं जो हैं इसी तरह से अपने ही ज़मीन में, ये उनकी ज़मीन नहीं है, इसी ज़मीन में आकर के जैसे खड़े हो गए, तो इनका जो ब्लास्टिंग का जितने अधिकारी हैं सब ये 2-3 दिन से गायब हो गए। और उसके बाद में ये अपना पुलिस प्रशासन, जैसे कुसमुंडा थाना प्रभारी मिस्टर राजेश जांगड़े करके, उनके पास हमारा शिकायत की है कि भाई ये इनके कारण हमारा ब्लास्टिंग बंद है। तो वो आए भी, उसके बाद में उनसे हम बताए कि भाई ब्लास्टिंग हम लोग बंद नहीं किए हैं, उनके खदान में हम लोग नहीं उतरे हैं। ये सारी महिलाएं भी खड़ी थी उस दिन। तो अगर आप देख लीजिए इनके ब्लास्टिंग से हमारा कितना क्षति हो रहा है। तो फिर जांगड़े साहब हमारे घर में घूम के देखे, घूमने के बाद में ACCL को बोले कि भाई इनके घर में जब पत्थर गिरेगा तो ये सामने में खड़े होके तो बोलेंगे कि हमारे हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे घर की तरफ पत्थर मत फेंके। मैं बोला कि जांगड़े साहब, TI साहब, अगर आपको लगता है कि हम लोग अपने ज़मीन में खड़े होकर के हमारे ऊपर जो पत्थर वर्षा आ रहा है या पत्थर फेंक रहा है, तो उनको मना करने में ऐसा कोई IPC एक्ट बनता है तो हमारे ऊपर बिल्कुल आप कार्रवाई करिए, हम लोग आपके कार्रवाई में सहयोग करेंगे। तो उन्होंने बोले कि नहीं, ऐसा कोई कानून बनता नहीं है, आप लोगों का ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बनता है। उसके बाद में ये जो पोल है ना सर, पोल है उसका जो उनका 66 kV का वायर है, वो ज़मीन से टच था। उसी दिन उनको बताया गया कि भाई ये ज़मीन से टच है, कोई फेंसिंग नहीं है, जबकि इनके इसमें फेंसिंग होना चाहिए। हमारा गाय भैंस सब गिर के उसमें चला जाता है। इनके खदान के कारण हमारी पानी की हम लोग इतने तकलीफ़ पा रहे हैं, पानी हमारी नलकूप भी सूख गया,
कुआं भी सूख गया, तालाब भी सूख गया। गांव में क्या है, किसी के घर में कोई मरनी हरनी में हम लोग तालाब से ही गुजारा करते हैं। मवेशी जो है घर से जैसे निकलता है पानी पी के बाहर में, उसको कुछ नहीं मिलता है। हमने इनको कई बार लेटर में, चिट्ठी में भी निवेदन किया। इनके आने के बाद 10 बार इनसे प्रार्थना की कि ठीक है भाई, हम देश के विकास के विरोधी कोई भी नहीं है। इस गांव में जितने भी लोग हैं साहब, हम लोग भी राष्ट्र के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा विनाश करके अगर भी मतलब राष्ट्र के विकास होता है तो उसका परिभाषा हमको समझा दीजिए कि राष्ट्र का विकास का परिभाषा क्या है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सभी का विकास होगा तब तो राष्ट्र का विकास है जी। तो उन्होंने हमको लिखकर भी दिया। 2022 में एक चिट्ठी उन्होंने लिखा है कि आप, इनका कोई सायरन नहीं होता था। एक चिट्ठी इनके लिए मैं बनाया था कि भाई आपका जो ब्लास्टिंग होता था, किसी भी समय करते थे लोग ब्लास्टिंग। अच्छा, उसका समय निर्धारित किए? हाँ जी। तो उसका वो चिट्ठी में फिर उसका समय मैं बोला आप निर्धारित करिए, आप बताइए कि आपका ब्लास्टिंग हो। बच्चा को दूध पिला रही है माँ, उसी समय अचानक जब ये लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो माँ दूध पिलाना छोड़ देते हैं और उसके बाद में वो अपना बच्चे को छोड़ के डर से बाहर निकलते हैं घर में। 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में ब्लास्टिंग वो लिख कर दिया है, लेकिन कभी भी होता है। दूसरा चीज़ ये है कि वो 2022 का बात है। उसके बाद 2023 में 2 फरवरी का ये जो घटना घटा था तो उस दिन भी थानेदार के सामने में ये जो लिखा है, कुसमुंडा खदान में ब्लास्टिंग के दौरान ग्राम पाली की सीमा रेखा समीप में कुछ घर ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसके कारण ग्रामवासियों द्वारा आक्रोशित होकर ब्लास्टिंग कार्य बंद कर दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 7/2/2023 एवं 8/2/2023 को पुलिस प्रशासन और ACCL प्रबंधन एवं ग्रामवासियों के मध्य मौका स्थल पर इसी जगह पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। ग्राम पाली के नज़दीक वाले फेस में ब्लास्टिंग के दौरान अत्यधिक सावधानी लेते हुए कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी। दूसरा ये लिख कर दिया है कि ब्लास्टिंग के दौरान क्षतिग्रस्त घरों की तत्काल मरम्मत की जाएगी। तीसरा में ये लिख के दिया है कि गांव में पीने के लिए पानी टैंकर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा में ये लिख कर दिए थे ये लोग, इसके साथ ही ACCL प्रबंधन द्वारा वैशाली नगर में 3 माह में बसाहट देकर ग्राम पालिका को विस्थापित करने का आश्वस्त किया है। कब दिए थे इसको? दिए थे 8/2/2023 को दिए हैं सर जी। और ठीक है, अभी तो 1.5 महीना लगभग हुआ। नहीं, तो 4 महीना। अच्छा 2 है, ठीक है 2 है जी। और अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक बांस का डंडा लगा के हम उसके फेंसिंग के लिए बोले थे कि हमारे जो गाय भैंस है इधर अचानक आकर के गिर जाते हैं आपके खदान में, तो उसके लिए भी फेंसिंग आप देख सकते हैं कि कहीं पर कोई फेंसिंग नहीं लगा है। यहाँ पर आज हमारे साथ एक बड़ी समस्या ये है सर, ये जो 11 kV का एक पोल है गांव के लिए है उधर वाला, और ये जो पोल है ये करीब 33 kV का है। 33 kV का ये पोल जो है वहाँ पड़निया, खेर भवना, आपका चंद्रनगर, सोनपुरी, कनबेरी के लिए गई है हमारे गांव के लिए। अब ये यहाँ से हम लोग टेप में नापे हैं, परसों नापे हैं, तो मात्र 11 मीटर में है ये घर की दूरी और इनकी खदान की दूरी। कम से कम हम वोट डालने भी जाते हैं तो 100 मीटर की डिस्टेंस रहता है, वहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहता है। लेकिन ये 400-500 होल करके एक बार ब्लास्टिंग करते हैं। जैसे ही पानी गिरेगा, ये जो 33 kV का जो पोल है सर, ये निश्चित ही गिरेगा। और जिस दिन ये निश्चित ही गिरेगा ये 33 kV का, मान लीजिए जो चपेट में आया, हाँ, उसके प्राण को खतरा है। जान से भी मतलब जान है तो जहान है बोलते हैं। और इस तरह से इनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सारी जो काम है ना इनका अवैधानिक तरीका से हो रहा है। जी। कोई भी नियम हम चाहते हैं सर कि हम भी ज़मीन देना चाहते हैं, हम भी इनके सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे जो गांव के जो लड़के हैं जो बेरोजगार हैं उनको ये रोजगार दे दें और उचित मुआवजा दें। 2009-10 में अधिग्रहण किए और उस समय 6,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से, 8,000 रुपये डिसमिल के हिसाब से 8 लाख 6 लाख रुपया आज की दर में वो पैसा हम लेंगे। कभी ये लोग गांव में बांटने नहीं आए, कभी भी नहीं आए अभी तक जी। और ये चोरी छुपे कुछ एजेंट बना लेते हैं, उनके थ्रू अपने ऑफिस में बुला के। आपके गांव का तो कोई नहीं है ना एजेंट उसमें? हाँ, हमारे गांव से कोई एजेंट नहीं है, लेकिन उनका एजेंट आते हैं यहाँ पर। अच्छा। और वो लोग घर में जा कर के, चलिए आपका पैसा उधर इतना पड़ा है, और उसके लिए जाते हैं। उसके लिए भी वो लोग जाके उसी तरह से पैसा उठवाए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं वो प्रभावित लोग इस गांव के मूल निवासी हैं सर। मूल निवासी को एक भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज जितने भी रोजगार दिए हैं सबका 2 जगह घर है, उन्हीं को रोजगार मिला है। सबका 2 जगह मकान है या ज़मीन है, वही व्यक्ति को यहाँ रोजगार प्राप्त हुआ है। और मूल निवासी आज भी भटक रहे हैं। जी
बलराम, अभी पिछले सप्ताह ही एक व्यक्ति दिलहरण नाम का है, हाँ, दिलहरण हाँ, पटेल नाम का जी, एक व्यक्ति जहर पी लिया था, भू विस्थापित है, उसकी मौत हो गई। तो इस तरह का कृत्य तो हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आत्महत्या बुज़दिली है। लेकिन ये आदमी के क्रोध की पराकाष्ठा है, या जब वो हताश हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता तो इस तरह का रास्ता अपनाता है। तो क्या कभी आप लोगों के मन में ऐसा भी आता है क्या कि वही ठीक है, ऐसे ही करके खत्म कर लें अपने आप को? नहीं नहीं, ये तो गलत है सर। हम लोग चाहते हैं कि प्रबंधन एससीएल जितना जल्दी हमारे गांव के ऊपर संज्ञान ले और गांव की व्यवस्था को उचित करे। हम लोग ये नहीं चाहते कि जिस तरह चंदनगर में एक अप्रिय घटना घटा है दिलहरण पटेल जी के साथ, ऐसा घटना हमारे गांव के साथ कभी भी मत घटे, ऐसा हमारा सोच है सर। जी जी एक चीज़ और जी, है शॉर्ट में। हाँ जी। 2023 में जनवरी महीने में भी कुछ यहाँ के जो महिलाएं हैं, ये अल्टीमेटम दिया गया था उनको, कलेक्टर साहब को दिया गया है कि भाई 10 दिन के, इनको एक धोखा में रख के इनका मकान को नापी करवा लिया। बहुत सारे लोग 2009-10 से हमारी ज़मीन को कोई खरीद नहीं रहा है, हमारी ज़मीन को कोई गिरवी नहीं रख रहा है। तो उस परिस्थिति में अगर हम बिटिया का शादी कर रहे हैं तो कर्ज से लद रहे हैं, यदि हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया तो कर्ज से लद रहे हैं। उस परिस्थिति में कुछ महिलाएं हैं हमारे गांव के, वो लोग कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखे थे कि भाई हम इतने कर्ज से लद गए। ये मई 2022 में हमारे गांव में कुछ ज़मीन कुछ घर को माफ़ी करने आए और बोले कि आपका पैसा, ये मकान का पैसा हम लोग 15 दिन के अंदर दे देंगे, और 15 दिन के अंदर दे देंगे तो चलो भाई कर्जा छूट जाएगा हमारा और हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे करके बहुत सारे गांव के लोग उस मकान का माफ़ी भी करवा लिए। लेकिन आज तक नहीं दिए। 2023 में ही फरवरी महीने में कुछ 4-5 महिलाएं हैं, उसमें वो लोग कलेक्टर साहब को एक चिट्ठी में दिए हैं कि 10 दिन के अंदर अगर हमें पैसा नहीं मिलता है तो हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उसी कड़ी का एक ये दिलहरण पटेल है। जी, तो ऐसी धमकी आपके, ऐसी चेतावनी आपकी हाँ, बस्ती दे के लोगों चुके ने भी हैं, दिया हाँ, है, दिया है, लेकिन पेपर में हुआ छपा कुछ नहीं, है, हुआ कुछ नहीं, आज तक नहीं हुआ। अब 1 साल से अधिक हो रहा है, उनके मकान को धोखे में रख करके उनका माफ़ी कर लिए, माफ़ीकरण कर रहे हैं तो उसमें रेट नहीं बता रहे हैं, क्या है रेट उनका, जी, केवल नाप रहे हैं, एक बाउंड्री को नापते हैं। उसी तरह से उस घर के अंदर पाइपलाइन बिछा हुआ है, उस घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिछा हुआ है, उस घर के अंदर में पेड़ पौधा है, तो इनके पास कोई नहीं रहता है, ना तो फॉरेस्ट विभाग का कोई रहता है, ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ना गवर्नमेंट का, सिविल डिपार्टमेंट का। यही लोग आते हैं और अपने से ये लोग अपना टेप में नाप लेते हैं, और टेप में नापने के बाद पता नहीं उसका 10 रुपया बनाएंगे या 1000 बनाएंगे। ये कहते हैं कि कोल बेरिंग एक्ट के तहत 2009-10 में आपका ज़मीन को अधिग्रहण कर लिए हैं, कोल कंपनी को, कोयला कंपनी को राज्य शासन जो है ट्रांसफ़र कर दिया है, ऐसा इनका कहना है। अगर हमें उसी समय उसी दर में 6,000-8,000 रुपये के दर में अगर पैसा मिल गया होता तो मेरा एक बच्चा है जो 12वीं पास करने के बाद स्नातक किया, स्नातक करने के बाद अगर वो पैसा मुझे मिला होता तो मैं उनको उस शिक्षा दिलवाता। जी, उनका शिक्षा से हम वंचित हुए, उस बच्चे को पढ़ाने से। ये हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं यादव सर, ये हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। प्रशासन भी इसमें शामिल है। प्रशासन इसलिए शामिल है कि आज क्यों आती है प्रशासन हमारे पास कि आप पैसा ले लो। अच्छा, दिलहरण और बलराम, आप दोनों ही बताएं कि यहाँ राजनीति करने वाले भी लोग हैं, तमाम दल हैं, अब किसका किसका नाम लें, उसमें कुछ लोग जीतते हैं, कुछ हारते हैं, इनकी भी कभी कोई मदद मिलती है? हम लोग उनके पास भी गए हैं, किसी को नहीं छोड़े हैं, हम लोग सबके पास निवेदन करने गए हैं। स्थानीय विधायक है माननीय पुरुषोत्तम कंवर के पास भी हम लोग गए, हमने उनके सामने भी रखा, तो उनका एक वक्तव्य आया कि मुझे भीड़ भाड़ में मत बुलाइए। उसी दिन से हम उनके पास जाना छोड़ दिया है। माननीय राजस्व मंत्री हमारे किनारे में, हमने उनके पास भी गया, वो बोलते हैं कि ये केंद्र शासन से रिलेटेड बात है, ये मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनके पास भी जाना छोड़ दिए। यहाँ का जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं एक शिव कला कंवर करके, हमने उनके पास भी गया। हमने पिछले टाइम में माननीय ननकीराम कंवर जी भी आए थे यहाँ पर, वो भी हमारी समस्या सुन के गई हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रति हैं ना, तो जिला पंचायत के सदस्य यहाँ आते हैं, ना जनपद सदस्य आते हैं। हमारी सरपंच हमारे लिए बातें नहीं करती। कमलाबाई करके एक सरपंच जी, हमारा दुर्भाग्य है सर हमारी दुर्भाग्य कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो हमारे गांव के हित में, हम लोगों के हित में, गरीबों के हित में सोचे। ऐसा हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि आज तक नहीं मिला। आज 5 वर्ष होने को है, लेकिन आज तक हमारे बीच विधायक नहीं आए, न जनपद आए, न कुछ और अधिकारी आए, न सांसद आए, जबकि यहीं से उनका शुरुआत होता है और यहाँ से अच्छा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन गांव वालों को दरकिनार कर देते हैं सर। अभी जैसे चुनाव आएगा फिर अपने लोग लेके आएंगे और उनके प्रति अपनी संवेदना दिखाएंगे, लेकिन गांव वालों की तरफ से किसी तरह का समस्या का लेकर निवारण करने में अक्षम रहते हैं सर।
ये दुर्भाग्य जी। की बात है। पाँच- माननीय जी, जी। ज्योत्सना महंत के बारे में बताना चाहूँगा। माननीय जी। ज्योत्सना महंत के बारे में जी। सांसद हैं वो जब कोरबा में कलेक्ट्रेट में जब फार्म भरे, उसके सेकंड टाइम में हमारे यहाँ ये प्रथम मतलब सभा किए, और आज 4 साल से ऊपर होने जा रहा है, दोबारा वो हमको झांक कर नहीं दे। मुझे हंसी आती है उनके जो पेपर में जो छपता है। जी 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 हाँ, वो जी, कौन जी, सा जी किस जी प्रकार जी की जी लीडर क्या है? कहना चाहते हैं? मैं इस पड़ोस ग्राम रिद्धि का रहने वाला हूँ। अच्छा छत्रपाल सिंह मेरा नाम है। जी तो इन्हीं लोगों का गाँव जैसे हमारे ग्राम भी एसएसएल कुशमुंडा प्रबंधन के द्वारा 2009-10 में अर्जन कर जी। लिया गया है, और हमारे ग्राम का भी जो खरीदी बिक्री है उसमें रोक लगा दिया गया है। तो हमारे ग्राम रिद्धि बस कोरबा जिला 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जी जी उसी में आता है जी उसी में आता है। जी और हमारे ग्राम में 80% आदिवासी हैं जो जल जंगल व ज़मीन से जुड़े होते हैं। तो हमारे ग्राम में एसएसएल 3/9/2022 को आया और कहता है कि तुम्हारे ग्राम का अधिग्रहण कर लिया गया है 2009-10 में, तो खाली और कर दो। खाली कर दो, जी। और 6/8/10 के हिसाब से मुआवजा उठा लो। तो 6/8/10 के हिसाब से अगर उसी दिन 2009-10 तो कम से कम 12-13 में अगर हम उदय दिए होते तो उस दिन उस दर से हमें ज़मीन मिल गई होती। जी और आज वही ज़मीन की कीमत 15 से 20 लाख प्रति एकड़ है, और जी। आज 6/8/10 देना चाहते हैं तो हम उस आधार में क्या कर पाएंगे? 6-8-10 क्या है? 6 लाख टिकरा और खार, और 6 लाख है जो है टिकरा और खार का है, 8 लाख जो है बहरा का है, और 10 लाख सिंचित ज़मीन का। तो हमारे ग्राम में सिंचित ज़मीन नहीं है जी और उनका कहना है कि मैं घटते क्रम में आपको लोगों को नौकरी लूँगा, रोजगार दूंगा 2 एकड़ में। जी तो देखिए 2 एकड़ वाले ज़मीन तो हमारे ग्राम में नहीं है, 3-4 जने के पास है। बाकी हमारे ग्राम में 337.58 एकड़ ज़मीन है। तो उसमें हम लोग तो घटते क्रम में जिसके पास 40-50 डिसमिल है उनको कुछ देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। हमारे ग्राम में घटते क्रम में 68 डिसमिल तक के उनके पात्रता के अनुसार आ रहा है, तो 68 डिसमिल से नीचे वाले को उन्हें रोजगार नहीं देना चाहते हैं। जी तो देखिए 68 डिसमिल को जब रोजगार दे रहे हैं तो किसके ज़मीन को जोड़ रहे हैं? उसको 2 एकड़ देना चाहते हैं तो 2 एकड़ को ही देवें वो। जी तो 2 एकड़ वाले हमारे ग्राम में नहीं हैं। जी 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 तो देखिए वो हमारे ग्राम में ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, हम जो भी कहते हैं तो उनके अनुसार नहीं करते वो। जी जबकि हमारे ग्राम में पानी वगैरह की समस्या लेकर वो दोनों जगह एक ही समस्या एक ही होगी, समस्या क्योंकि है। लगा हुआ है तो लगा हुआ समस्या है। तो एक ही तरह की है। पत्थर हमारे आपके यहाँ भी टूट के गिरता होगा दीवार में, वैसे ही हमारे दरारें यहाँ। आपके यहाँ भी आ रही होंगी, पानी आपको भी नहीं मिल रहा होगा। वो तो जो यहाँ की समस्या वो आपकी भी है। और जी प्रशासन जो जी है जी एसएसएल के साथ ही आता है। जी 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 प्रशासन से जो भी बात जी। करते हैं। चलिए, ये तो इनकी व्यथा कथा आपने सुनी। मैं तो अपील करता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों से जो जिनमें उनमें संवेदना होती है, एसईसीएल के अधिकारियों से, कि संवेदन शून्य न हो बल्कि इनके दर्द को समझें। आप जो काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी होगा तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। एक व्यवस्था ऊपर वाले की भी होती है, उससे भी ज़रा डरना चाहिए हमको कि संविधान हमारा हमको उससे तो हम आँख मिचौली खेल लेंगे, लेकिन ऊपर वाले के संविधान से हम कोई नहीं बच पाते। तो बेहतर है कि ऊपर वाले के संविधान को भी माने और हमारा जो भारतीय संविधान है उसको भी माने, और संवैधानिक तरीके से इन लोगों की समस्याओं का निराकरण अगर नहीं किया गया तो आज जो मुझे लगता है इन लोगों की बातें सुनने के बाद, इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, बहुत सारी खबरें ये लोग अखबारों में छपवा चुके हैं, बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं अधिकारियों को। तो ऐसा लगता है कि किसी दिन फिर कोई दिलहरण अपने प्राण देने के लिए तैयार न हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल प्रशासनिक अधिकारियों को, एसईसीएल प्रबंधन को और अन्य जिम्मेदार लोगों को माना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।